दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब के बारे में जिसने आते ही पूरी दुनिया में हलचल मचा दी थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रिच डैड और पुअर डैड जैसी चर्चित पुस्तक की। इस किताब में लेखक ने ऐसे 6 जरूरी पाठ बताए हैं जिन्हें अगर सही ढंग से अपनाया जाए तो कोई भी आर्थिक रूप से समृद्ध बन सकता है। अगर आप भी अमीर बनने का सपना देख रहे हैं तो इस वीडियो का एक भी हिस्सा मिस मत कीजिए। लेखक रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि उनके जीवन में 2 पितृसमान व्यक्ति थे, एक जो उनके असली पिता थे और दूसरे जो उन्हें वित्तीय शिक्षा देते थे। पहले को वे पुअर डैड कहते हैं और दूसरे को रिच डैड। पुअर डैड उच्च शिक्षित थे, पीएचडी होल्डर थे और पढ़ाई में इतने होशियार कि उन्होंने 4 साल का कोर्स 2 साल से भी कम समय में पूरा कर लिया था। वहीं रिच डैड महज 8वीं कक्षा तक ही पढ़े थे। इन दोनों ने जिंदगी भर मेहनत की, लेकिन उनके नतीजे बहुत अलग थे। पुअर डैड इतनी शिक्षा के बावजूद जीवन भर आर्थिक परेशानियों से जूझते रहे और आखिर में कर्ज छोड़कर दुनिया से गए। दूसरी ओर रिच डैड, जिन्होंने केवल बेसिक शिक्षा ली थी, वे अमेरिका के हवाई राज्य के सबसे धनी लोगों में गिने जाने लगे और अपनी संपत्ति का बड़ा हिस्सा मरने के बाद समाज के कल्याण में लगा गए। सवाल ये उठता है, आखिर ऐसा अंतर क्यों था? इसका कारण था पैसे को लेकर उनकी सोच। एक कहते थे पैसा ही सारी बुराइयों की जड़ है, तो दूसरे कहते थे पैसे की कमी ही सारी समस्याओं की जड़ है। एक का नजरिया था मैं इसे नहीं खरीद सकता, जबकि दूसरे कहते थे मैं इसे खरीदने का तरीका कैसे खोज सकता हूँ। एक वाक्य सोच को बंद करता है, दूसरा सोच को सक्रिय करता है। पुअर डैड का मानना था कि अच्छी नौकरी पाने के लिए खूब पढ़ो, जबकि रिच डैड कहते थे कि पढ़ाई करो ताकि तुम खुद कंपनियां बना सको। एक डैडी कहते थे मुझे बच्चों की जिम्मेदारी उठानी है, इसलिए अमीर नहीं बन सकता, और दूसरा कहता था मुझे बच्चों की देखभाल करनी है, इसलिए मुझे अमीर बनना ही होगा। एक डैडी परिवार के साथ खाने के समय पैसे की बात करने से मना करते थे, जबकि दूसरे डैडी ऐसे मौकों पर भी वित्तीय शिक्षा को बढ़ावा देते थे। एक का विचार था जोखिम से बचो, सुरक्षित रहो, दूसरे का मंत्र था जोखिम उठाना सीखो। पुअर डैड का मानना था कि उनका घर सबसे बड़ा निवेश है, रिच डैड इसे एक दायित्व मानते थे। दोनों समय पर बिल भरते थे, लेकिन पुअर डैड पहले बिल भरते थे और फिर खुद के लिए सोचते थे, जबकि रिच डैड पहले अपने लिए बचत और निवेश करते थे, फिर बिल चुकाते थे। एक ने रॉबर्ट को बताया कि नौकरी पाने के लिए अच्छा बायोडाटा कैसे बनाएं, दूसरा यह सिखाता था कि खुद का व्यवसाय कैसे खड़ा करें। रॉबर्ट ने जल्दी ही समझ लिया था कि इंसान की गरीबी उसकी कमाई से नहीं, बल्कि उसकी सोच से तय होती है। जब उन्होंने रिच डैड से 9 साल की उम्र में सीखना शुरू किया तो उन्हें अगले 30 वर्षों में 6 बेहद जरूरी पाठ पढ़ाए गए। यही 6 सबक इस किताब की आत्मा है। अब हम बात करेंगे उन्हीं 6 अमूल्य पाठों की, जिनसे आपकी सोच, आपकी आदतें और आपकी आर्थिक जिंदगी बदल सकती है। जिस वजह से रॉबर्ट के अमीर डैडी ने दौलत बनाई और रॉबर्ट खुद भी आर्थिक रूप से सफल हुए, वो हैं 6 बेहद जरूरी बातें। इन सभी पॉइंट्स को पूरे ध्यान से समझो, क्योंकि एक भी मिस कर दिया तो कमाल चूक जाएगा। सीख नंबर 1, अमीर लोग खुद पैसा कमाने के पीछे नहीं भागते, वे ऐसे सिस्टम बनाते हैं जहां पैसा उनके लिए काम करता है। गरीब और मिडिल क्लास हमेशा नौकरी के पीछे भागते हैं अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए, लेकिन अमीर लोग ऐसी सोच अपनाते हैं जिससे पैसा उनके लिए काम करने लगे। अब सवाल आता है कि जो लोग हमेशा पैसे के लिए काम करते रहते हैं, वो आखिर क्यों अमीर नहीं बन पाते? रॉबर्ट इसे रैट रेस कहते हैं। रैट रेस यानी वो चक्रव्यूह जिसमें फंसकर लोग पूरी जिंदगी निकल जाते हैं। एक नौकरी मिलती है और फिर शुरू होता है खर्चों का सिलसिला। नई कार, शानदार कपड़े, लेटेस्ट फोन और इन सब से बढ़कर ईएमआई की बेड़ियां। एक बार कर्ज चढ़ा तो महीने दर महीने उसे चुकाने के लिए काम करना पड़ता है। अगर एक महीने भी नौकरी न की तो डर लगने लगता है कि लोन कैसे चुकाएंगे, कार कहीं बैंक ना उठा ले जाए। और फिर शुरू होता है वो रोज का सिलसिला, सुबह उठना, काम पर जाना, थक कर घर लौटना और महीने के आखिर में तनख्वाह मिलते ही ईएमआई भर देना, और यही चक्र चलता रहता है बिना रुके, बिना थमे। यही है असली चूहा दौड़, जहां लोग जिंदगी भर फंसे रहते हैं पर बाहर नहीं निकल पाते। अगर इस रेस से बाहर निकलना है तो सोच बदलनी पड़ेगी। पैसा कमाने के लिए नहीं, बल्कि पैसे से कमवाने की सोच रखनी होगी। अमीर लोग ऐसा सिस्टम बनाते हैं जिससे पैसा खुद ब खुद उनके लिए काम करता है। और यह कैसे होगा? आइए अगली सीख में चलते हैं, जो और भी ज्यादा दिलचस्प है।
इसलिए बने रहिए आखिर तक। सीख नंबर 2, फाइनेंशियल एजुकेशन यानी पैसों की समझ सबसे जरूरी है। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि बस ज्यादा पैसा कमा लो, जिंदगी सेट हो जाएगी। दरअसल सच्चाई ये है कि जिंदगी में आप कितना पैसा बचा और बढ़ा पाए, यही मायने रखता है। आपने ऐसे कई लोगों की कहानियां सुनी होंगी जिन्होंने लॉटरी जीती, लेकिन कुछ सालों में फिर वहीं पहुंच गए जहां से शुरू किया था। या फिर ऐसे खिलाड़ी जो करोड़ों कमाते हैं, लेकिन कुछ सालों बाद उन्हें किराए का घर भी मुश्किल से मिलता है। इन सभी का कारण सिर्फ एक है, पैसों की सही समझ का अभाव। कमाई चाहे जितनी हो, अगर आपको पैसे को सही तरीके से संभालना नहीं आता तो सब बेकार हो जाएगा। यही वजह है कि फाइनेंशियल नॉलेज हर इंसान के लिए जरूरी है, और यही इस किताब की सबसे मजबूत सीखों में से एक है कि उन्होंने कितना धन संजोया और आगे की पीढ़ियों तक उसे कैसे सुरक्षित रखा। मेरे समृद्ध मार्गदर्शक ने मुझे बचपन में सिखाया था कि यदि तुम दौलतमंद बनना चाहते हो तो सबसे पहले तुम्हें पैसों की समझ विकसित करनी होगी। वित्तीय समझ का मतलब होता है यह जानना कि आपकी कमाई कहां जा रही है और क्या वह आपको भविष्य में फायदा पहुंचा रही है। इसके लिए जरूरी है कि आप एसेट और लायबिलिटी यानी संपत्ति और दायित्व के बीच का अंतर सही तरह से समझें। अगर आप वास्तव में आर्थिक रूप से आगे बढ़ना चाहते हैं तो यह जान लेना ही काफी है। और यह नियम सबसे महत्वपूर्ण है। यह सुनने में भले ही बेहद आसान लगे, लेकिन सच्चाई यह है कि अधिकांश लोगों को इस नियम की अहमियत ही नहीं मालूम। वे जीवन भर पैसों की तंगी में ही उलझे रहते हैं, केवल इस वजह से कि वे संपत्ति और दायित्व का फर्क नहीं समझते। अमीर लोग संपत्तियों का निर्माण करते हैं, जबकि सामान्य और निम्न वर्गीय लोग दायित्वों को इकट्ठा करते रहते हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि उन्हें लगता है कि वे भी संपत्ति ही जोड़ रहे हैं। अगर यह सब इतना सरल होता तो हर कोई अमीर क्यों नहीं बन जाता? वजह सीधी है, लोग संपत्ति और दायित्व को ठीक से पहचान ही नहीं पाते। चलिए एक बार फिर इसे स्पष्ट करते हैं। संपत्ति वो होती है जो आपके पर्स में पैसा डालती है, जबकि दायित्व वो है जो आपके पर्स से पैसा निकाल लेती है। इस बात को बार बार सुनिए, क्योंकि यह बेहद जरूरी है। अगर आप चाहें तो ताउम्र सिर्फ संपत्ति खरीदते रहें और धीरे धीरे अमीर बनते चले जाएं। लेकिन अगर आप हमेशा आर्थिक परेशानी में रहना चाहते हैं तो दायित्व खरीदते रहिए। इसी बात को सही तरह न समझ पाने के कारण ही अधिकांश लोग जीवन भर आर्थिक संकट में रहते हैं। अब इसे एक उदाहरण से समझते हैं। सुरेश और रमेश दोनों की नौकरी एक ही समय पर लगती है। दोनों के पास 10-10 लाख रुपए की पूंजी होती है। सुरेश अपने पैसे से एक शानदार कार खरीदता है क्योंकि उसे आरामदायक जीवन पसंद है। वहीं रमेश उसी पैसे से एक जमीन का टुकड़ा खरीदता है। शुरुआत में सुरेश खुश रहता है कि वह कार में घूम रहा है, जबकि रमेश बसों में धक्के खा रहा है। लेकिन जब 5 साल बीतते हैं तब रमेश की जमीन की कीमत दोगुनी हो जाती है और सुरेश की कार की कीमत गिरकर आधी रह जाती है। रमेश अपनी जमीन बेचकर 20 लाख कमाता है और फिर ऐसी प्रॉपर्टी ढूंढता है जिसे कोई व्यक्ति जल्दबाजी में बेचना चाहता है। उसे 25 लाख की प्रॉपर्टी 20 लाख में मिल जाती है। वह उसे खरीदकर फिर से 5 साल तक इंतजार करता है। इसके बाद वह उसे 50 लाख में बेच देता है। फिर वह 60 लाख की प्रॉपर्टी 50 लाख में खरीद लेता है और 5 साल बाद उसे 1 करोड़ में बेच देता है। अब रमेश के पास 1 करोड़ है। वह इस पैसे से कुछ सुख सुविधाएं लेता है, जैसे कार, घर और कुछ आरामदायक चीजें, और फिर बचे हुए पैसों से फिर से प्रॉपर्टी खरीदता है। अब उसकी संपत्तियां ही उसके लिए आय का स्रोत बन चुकी हैं। उधर सुरेश की कार अब इतनी पुरानी हो चुकी है कि उसे कोई लेना ही नहीं चाहता। वह अब भी रोज की परेशानियों से जूझ रहा है। यही फर्क होता है एक अमीर और एक आम सोच वाले व्यक्ति में। सामान्य मानसिकता वाले लोग सबसे पहले वह चीजें खरीदते हैं जो उनके खर्चों को बढ़ाती हैं, जबकि अमीर सोच वाले लोग ऐसी चीजें खरीदते हैं जो उन्हें भविष्य में आमदनी देती हैं। अधिकतर परिवारों की आर्थिक यात्रा कुछ इसी तरह होती है। वो दिन रात मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी अमीर नहीं बन पाते। इसका कारण यह नहीं है कि वे पैसा कम नहीं आते। असली वजह यह है लोग पूरी जिंदगी इसीलिए आर्थिक रूप से जूझते रहते हैं
क्योंकि वे लगातार दायित्वों में निवेश करते हैं, न कि संपत्तियों में। मेरे समझदार डैडी की फाइनेंशियल सोच से यह बात स्पष्ट होती है कि अमीर लोग और अमीर क्यों होते जाते हैं। उनके पास ऐसी संपत्तियां होती हैं जो नियमित रूप से आमदनी देती हैं, जिससे वे अपने खर्च आसानी से संभाल लेते हैं और फिर भी कुछ बचत कर लेते हैं। इस बचत को वे दोबारा संपत्तियों में लगाते हैं, जिससे संपत्ति का ग्राफ चढ़ता जाता है और आमदनी भी बढ़ती जाती है। अब बात करते हैं कि मध्यम वर्ग हमेशा पैसों की दिक्कतों से क्यों घिरा रहता है। जैसा कि पहले भी कहा गया, सबसे अहम बात यह है कि आप संपत्ति और दायित्व के बीच फर्क को समझें। एक बार जब ये फर्क समझ में आ जाए तो फिर सिर्फ आय पैदा करने वाली संपत्तियां खरीदते रहिए। यही अमीरी की ओर जाने का सबसे आसान रास्ता है। साथ ही अपने खर्च और दायित्वों को घटाने की आदत डालिए। ऐसा करने पर आपके पास अधिक पैसा बचेगा, जिसे आप संपत्ति में लगा सकते हैं। धीरे धीरे आपका संपत्ति वाला कॉलम इतना मजबूत हो जाएगा कि आप बड़े और जोखिम वाले निवेश कर सकेंगे। वो निवेश जिनमें 5,000 रुपए लगाने पर वह रकम लाखों में बदल सकती है। यही वे निवेश हैं जिन्हें मध्यम वर्ग बहुत जोखिम भरा मानता है और इसलिए कभी कदम नहीं बढ़ाता। असल में निवेश जोखिम भरा नहीं होता, बल्कि पैसे की समझ की कमी उसे जोखिम में बदल देती है। इसे समझ लीजिए। अमीर लोग संपत्तियों में पैसा लगाते हैं, गरीब केवल खर्च करते हैं और मध्य वर्ग दायित्वों को संपत्ति समझकर खरीदता है। अब बात करते हैं तीसरे पाठ की। अपने काम से काम रखिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप बस चुपचाप नौकरी कीजिए और किसी से मतलब मत रखिए। असली मतलब यह है कि आप नौकरी जरूर करें, लेकिन साथ ही साथ अपनी संपत्तियों को भी बढ़ाते रहें और दायित्वों को कम करते रहें। ऐसा करने से आप नौकरी करते हुए भी अमीर बनने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। अपने काम से काम रखने का मतलब है कि आप दिन की नौकरी करते रहें, परंतु संपत्ति वाली चीजों में निवेश भी करते रहें और उन चीजों से दूरी बनाकर रखें जो दिखने में तो अच्छी लगती हैं, पर आपके पैसों को खा जाती हैं। उदाहरण के लिए, जब आप एक नई कार खरीदते हैं और शोरूम से बाहर लाते हैं, तो उसकी कीमत तुरंत 25% घट जाती है। वह संपत्ति नहीं, दायित्व है। हालांकि बैंक इसे संपत्ति कहते हैं, लेकिन असल में वह आपकी जेब से पैसे निकाल रही होती है। तो अब सवाल उठता है, किस तरह की संपत्तियों में निवेश करें? मैं या कोई भी जानकार आपको यह प्रेरणा देगा कि आप और आपके बच्चे उन चीजों में निवेश करें जो वाकई में मूल्यवान हों। मेरी नजर में असली संपत्तियां वो होती हैं, एक ऐसे बिजनेस जिनके लिए आपकी उपस्थिति जरूरी ना हो। आप मालिक हों पर काम कोई और संभाल रहा हो, वरना वह बिजनेस नहीं, आपकी नौकरी हो जाएगी। 2, शेयर बाजार, जहां आप पैसे लगाते हैं और बाकी अपने काम में लगे रहते हैं। 3, सरकारी बॉन्ड्स। 4, म्यूचुअल फंड्स। 5, किराया देने वाली संपत्तियां जैसे मकान या दुकान। 6, ऐसी चीजें जो आमदनी दें, जिनका मूल्य समय के साथ बढ़े और जिनका बाजार में मूल्य बना रहे। इन सभी में एक समान बात यह है, आप एक बार पैसे लगाते हैं और फिर आपकी मेहनत की बजाय आपका पैसा काम करता है। जब मैं कहता हूं कि अपने काम से काम रखो, तो इसका मतलब है कि आप अपने संपत्ति वाले कॉलम को मजबूत करते रहिए। हर वो पैसा जो इसमें जाए, उसे एक कर्मचारी समझिए जो आपके लिए लगातार मेहनत करता है। अपनी नौकरी को ईमानदारी से कीजिए, लेकिन साथ साथ अपनी संपत्तियों में इजाफा करते जाइए। और हाँ, एक जरूरी बात, जब आपकी आमदनी अच्छी हो जाए तभी ऐशो आराम की चीजें खरीदिए, पहले नहीं। एक दिलचस्प बात यह है कि अमीर लोग लग्जरी चीजों को सबसे आखिर में खरीदते हैं, जबकि आमतौर पर मध्यम वर्ग और गरीब लोग इन्हें सबसे पहले हासिल करना चाहते हैं। यह फर्क बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप इस बात को गहराई से समझेंगे तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि क्यों अमीर लोग और अमीर होते जाते हैं। आप चाहें तो इसे फिर से सुन सकते हैं। पाठ 4, टैक्स की असली कहानी और कंपनियों की ताकत। इस हिस्से में बताया गया है कि मेहनत से कमाए गए पैसे का एक बड़ा हिस्सा सरकार को टैक्स में चला जाता है, लेकिन अमीर लोग इसे समझदारी से मैनेज करते हैं। वे टैक्स की कानूनी रूप से बचत करने के तरीके जानते हैं। दरअसल टैक्स का असली बोझ शिक्षित और ऊंची आमदनी वाले मिडिल क्लास पर पड़ता है, क्योंकि गरीबों की मदद का वित्त पोषण अक्सर यहीं से होता है। अगर हमें अपने पैसे की ताकत का अंदाजा हो जाए तो हमें फाइनेंशियल रूप से समझदार बनना चाहिए और सिस्टम की समझ हासिल करनी चाहिए।
अनभिज्ञ व्यक्ति को डराना आसान होता है, लेकिन जानकारी रखने वाला व्यक्ति अपने विकल्पों को जानता है। यही वजह है कि अमीर लोग एक्सपर्ट्स को अच्छा पैसा देते हैं। ये सरकार को टैक्स देने से कहीं सस्ता होता है। अगर आप अभी तक इस बात को पढ़ या सुन रहे हैं तो समझ लीजिए कि आप भी वित्तीय रूप से बेहतर बनने की राह पर हैं। अब हम 2 और बेहद जरूरी बातें जानने वाले हैं। पाठ 5। अमीर लोग पैसा बनाते नहीं, उसका आविष्कार करते हैं। अमीर लोग पैसा कमाने के लिए पारंपरिक रास्तों पर निर्भर नहीं रहते, वे खुद अवसर बनाते हैं। उदाहरण के लिए, हमने एक कंपनी के शेयर उसके सार्वजनिक होने से पहले खरीदे। सिर्फ 25 सेंट प्रति शेयर की दर से कुछ ही महीनों में जब कंपनी शेयर बाजार में आई तो उस शेयर का दाम कई गुना हो गया। अगर कंपनी अच्छा प्रदर्शन करती है तो शेयर की कीमत और भी ऊपर जा सकती है। ऐसे कई उदाहरण हैं जब हमारे कुछ $1000 कुछ महीनों में ही लाखों में बदल गए। यह कोई जुआ नहीं है, बल्कि अनुभव, ज्ञान और रणनीति का खेल है। असली अवसर आंखों से नहीं, दिमाग से पहचाने जाते हैं। पाठ 6। पैसे के लिए काम मत करो, सीखने के लिए काम करो। जब मैं अपनी क्लास में पूछता हूं कि आप में से कितने लोग मैकडॉनल्ड्स से बेहतर बर्गर बना सकते हैं, तो ज्यादातर लोग हाथ खड़ा करते हैं। फिर सवाल उठता है कि अगर आप बेहतर बर्गर बना सकते हैं तो मैकडॉनल्ड आपसे ज्यादा पैसे कैसे कमाता है? इसका उत्तर है बिजनेस सिस्टम। मैकडॉनल्ड को पता है कि औसत गुणवत्ता के बर्गर को बड़े स्तर पर कैसे बेचना है। बहुत सारे प्रतिभाशाली लोग इसलिए परेशान हैं क्योंकि वे तकनीकी काम में माहिर तो हैं, लेकिन बिजनेस या मार्केटिंग की समझ नहीं रखते। दुनिया ऐसे लोगों से भरी पड़ी है जो अपने हुनर में दक्ष हैं, लेकिन फिर भी आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि वे यह नहीं समझते कि स्किल्स को कैसे मोनेटाइज किया जाए। इसलिए जरूरी है कि जब युवा कोई नौकरी चुने तो सिर्फ कमाई न देखें, बल्कि यह भी सोचें कि वे क्या नया सीख रहे हैं। जैसे जिम जाना मुश्किल लगता है, लेकिन एक बार आप जाने का मन बना लें तो बाकी सब आसान हो जाता है। वैसे ही करियर और सीखना भी है। इस सोच से ही आप आगे बढ़ेंगे। जब भी मैं जिम जाने की सोचता हूं तो शुरुआत में थोड़ी झिझक होती है, लेकिन जैसे ही मैं वहां पहुंचता हूं और एक्सरसाइज शुरू करता हूं, सब कुछ सहज लगने लगता है। जिम से निकलते समय मन में हमेशा यह संतोष होता है कि आज खुद के लिए एक अच्छा कदम उठाया। ठीक उसी तरह ये वो 6 मूल्यवान सीखें हैं जो रिच डैड ने रॉबर्ट कियोसाकी को दी थीं। इन्हीं शिक्षाओं ने उन्हें हवाई का सबसे समृद्ध व्यक्ति बना दिया। अब अंत में मैं एक अतिरिक्त विचार साझा करना चाहता हूं, जिसे समझना इस किताब की आत्मा को समझने के लिए बेहद जरूरी है। यह बात है इनकम के 3 अलग अलग प्रकारों की। पहला, कमाई जो मेहनत के बदले में मिलती है। दूसरा, वह कमाई जो बिना मेहनत के निरंतर आती रहती है। और तीसरा, वह आय जो निवेशों से आती है। जब मेरे असली पिता ने मुझे कहा कि स्कूल में अच्छे नंबर लाओ और फिर एक सुरक्षित नौकरी ढूंढो, तो उनका इशारा पहली तरह की कमाई की ओर था, मेहनत के बदले में पैसा। लेकिन रिच डैड कहते थे कि अमीर लोग मेहनत नहीं करते, वे अपने पैसे को काम पर लगाते हैं। उनका मतलब था निष्क्रिय आय, और निवेश से मिलने वाली आय अक्सर निष्क्रिय आय प्रॉपर्टी से आती है, जबकि पोर्टफोलियो आय उन पेपर एसेट्स से मिलती है जो शेयर बाजार में होते हैं, जैसे स्टॉक्स, बॉन्ड्स और म्यूचुअल फंड्स। दुनिया के सबसे अमीर लोग जैसे बिल गेट्स अपनी संपत्ति अर्जित आय से नहीं बनाते, बल्कि पोर्टफोलियो आय से बनाते हैं। रिच डैड हमेशा कहते थे, अमीरी की असली चाबी यह है कि आप जल्दी से जल्दी मेहनत की कमाई को निष्क्रिय और पोर्टफोलियो आय में बदलना सीखें, क्योंकि सबसे ज्यादा टैक्स उस पैसे पर लगता है जो आप खुद की मेहनत से कमाते हैं, और सबसे कम टैक्स उस पैसे पर लगता है जो आपके लिए खुद काम करता है। इसलिए अपने धन को समझदारी से इस्तेमाल करें ताकि वह आपके लिए काम करे, न कि आप जीवन भर पैसे के पीछे भागते रहें। तो दोस्तों, ये थी रिच डैड पुअर डैड की संक्षिप्त लेकिन असरदार समरी। मेरा सुझाव है कि यह किताब एक बार नहीं बल्कि कई बार पढ़ी जानी चाहिए, क्योंकि हर बार कुछ नया सिखाती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि सबसे ज्यादा सीख किस बात से मिली।
ऐसे ही और भी प्रेरक बुक समरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। याद रखिए, सपने वो नहीं जो नींद में आते हैं, सपने वो हैं जो नींद उड़ा देते हैं। जर्नी टू फाइनेंशियल विजडम, योर पाथ टू फ्रीडम बिगिंस नाउ।